नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में एक विशिष्ट टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। टॉपिक आपका बिल्कुल नया रहेगा और अब तक इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना एग्जाम्स में रहती है, उन सारी बातों के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए निरंतर डाला जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि वो कंटेंट आपको भली प्रकार से समझ में आ रहा है, भली प्रकार से आप उसको समझ पा रहे हो। तो आज का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा दोस्तों SLA, यानी कि SLA से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। SLA बोले तो इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, उन फुल फॉर्म के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको यहाँ से विशिष्ट बातें ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, किसके द्वारा की गई, यानी कि इसका फाउंडर कौन है, एस्टैब्लिश होने का टाइमिंग क्या है, कहाँ इसको एस्टैब्लिश किया था, किस क्षेत्र में कार्य करता है, कौन कौन से प्रकाशन इसके द्वारा जारी किए जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कौन व्यक्ति इसके सदस्य बन सकते हैं, सदस्यता में भी अगर हम बात करें तो किस प्रकार इसकी सदस्यता ले सकते हैं, कितना उसका सदस्यता शुल्क रहता है, ये सारी बातें बिल्कुल जीरो से करेंगे। साथ ही यहाँ से एक नाम हमारे सामने आता है, जॉन कॉटनडाना। आपने नाम तो सुना होगा, जॉन कॉटनडाना। जॉन कॉटनडाना और जॉन कॉटनडाना से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी बारीकी से जो बातें हैं, उन सब की हम यहां से क्या करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। एक भी प्रश्न अगर यहां से इस टॉपिक से पूछा जाता है तो मेरी गारंटी इस चीज की वो यहां से गलत नहीं होगा। तो आइए चर्चा करते हैं SLA के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पूरा नाम क्या है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। फुल फॉर्म होती है इसकी दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। सबसे पहले फुल फॉर्म स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या है, तो स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन इसका क्या है दोस्तों, पूरा नाम है। अब देखिए ये किस प्रकार का संघ है या फिर किस प्रकार के कौन से देश में इसकी स्थापना की गई है, वो भी हम यहां से बिल्कुल जीरो से बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह अमेरिका में स्थापित विशिष्ट पुस्तकालयों का संघ है। आपको पूछ लिया जाए ये कहाँ स्थापित या किस प्रकार का संघ है, तो स्पेशल से आपको ध्यान रखना है यहां से ये किस प्रकार के लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है। तो यह केवल और केवल स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए, विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। अब देखिए यहां से जानते हैं विशिष्ट पुस्तकालय कौन से होते हैं। आज तक हमने नाम सिर्फ पुस्तकालय को सुना है, लेकिन ये विशिष्ट पुस्तकालय कौन सा होता है। देखो पुस्तकालय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा प्रकार है आपका शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय। और तीसरा आपका टाइप आता है विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इस संघ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो किस से रिलेटेड कर रहे हैं, विशिष्ट पुस्तकालय से रिलेटेड कर रहे हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय बोले तो पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज। शैक्षणिक बोले तो एकेडमिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज। और विशिष्ट बोले तो स्पेशल लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज। तो ये 3 प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जो सभी के लिए ओपन होते हैं, कोई भी व्यक्ति वहां एंटर कर सकता है, वहां से अपना स्टडी मटेरियल ले सकता है, वहां अपनी स्टडी को प्रॉपरली तरीके से मेंटेन कर सकता है। जो कुछ भी उसे सीखना हो, पढ़ना हो, वो अपने सार्वजनिक नियर बाई जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है, वहां विजिट कर सकता है। एकेडमिक लाइब्रेरी आपको केवल और केवल कहां मिलेंगे, जो भी शैक्षणिक संस्थान है, जैसा आपका स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उन क्षेत्रों में आपको एकेडमिक लाइब्रेरी मिलेगा। अब देखिए विशिष्ट पुस्तकालय की बात करते हैं। ये क्या है, विशिष्ट पुस्तकालय केवल और केवल किसी विशिष्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, आपको आप हाई कोर्ट विजिट करेंगे
अपने जो उच्चतम न्यायालय है या जो भी आपका नियरेस्ट न्यायालय है उस न्यायालय में विजिट करेंगे, आपको वहां लाइब्रेरी मिलेगा, लो लाइब्रेरी। किस प्रकार का लाइब्रेरी मिलेगा आपको? लो लाइब्रेरी। लो लाइब्रेरी यानी कानून से संबंधित जो पुस्तकालय है वो मिलेगा। आप नियर बाई किसी बड़े हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो वहां पे आपको कौन सा लाइब्रेरी मिलेगा? वहां आपको लाइब्रेरी मिलेगा मेडिकल लाइब्रेरी। कौन सा लाइब्रेरी? मेडिकल, मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है। अगर आप जैसे किसी कृषि अनुसंधान क्षेत्र में जाते हो तो वहां आपको कौन सा पुस्तकालय मिलेगा? एग्रीकल्चर पुस्तकालय। ऐसे ही विशिष्ट पुस्तकालय जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप किसी अनुसंधान क्षेत्र में विजिट करते हो, साइंटिफिक जो अनुसंधान क्षेत्र है वहां विजिट करते हो, तो वहां पे आपको कौन सा पुस्तकालय मिलेगा भैया? आपको वहां वैज्ञानिकों से रिलेटेड या वैज्ञानिक साइंटिस्ट लाइब्रेरी मिलेगी आपको। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं जो केवल और केवल विशेष क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए, और ये एसएलए क्या करता है? केवल और केवल विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, और यह अमेरिका में स्थापित किया गया है, और अमेरिका में विशिष्ट पुस्तकालयों का क्या है? एक संघ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह बात नोट करनी है यहां से कि यह क्या है? एसएलए क्या है? यह है अमेरिका में स्थापित। सबसे पहली बात हम यहां से शुरू करेंगे, यह है अमेरिका में स्थापित, यह है अमेरिका में स्थापित, अमेरिका में स्थापित स्थापित विशिष्ट पुस्तकालयों का संघ है। किस प्रकार के? अमेरिका में स्थापित विशिष्ट, अमेरिका में स्थापित विशिष्ट पुस्तकालयों का संघ है। विशिष्ट पुस्तकालयों का क्या है दोस्तों? विशिष्ट पुस्तकालयों का संघ है। ठीक है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई, कहां की गई, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, सारी बातें जीरो से करेंगे यहां से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां से इसकी स्थापना की। स्थापना की गई थी दोस्तों इसकी सन 1909 में। स्थापना की अगर मैं बात करूं यहां से तो सन 1909 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी स्थापना कहां की गई, यानी कि इसका हेड ऑफिस कहां है, या फिर मैं ये कहूं इसका मुख्यालय कहां है? हेड ऑफिस मींस इसका मुख्यालय कहां है? बात करें इसका मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थापित किया है दोस्तों मैकलीन, मैकलीन जो कि कहां है दोस्तों? वर्जीनिया में है। मैकलीन वर्जीनिया में है, वर्जीनिया। और वर्जीनिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्जीनिया कहां है? वर्जीनिया, वर्जीनिया की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वर्जीनिया आपका कहां स्थापित है? वॉशिंगटन में। ठीक है। वर्जीनिया कहां है? वॉशिंगटन में। और वॉशिंगटन की मैं बात करूं दोस्तों तो ये वॉशिंगटन का है, तो ये आपके यूएसए में है। ठीक है। यानी कि यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मुख्यालय कहां स्थापित है? मैकलीन वर्जीनिया, वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। कोई भी नाम आपको दे दिया जाए, आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका उत्तर इन्हीं में से एक रहेगा। ठीक है। मैकलीन पूछ ले, वर्जीनिया पूछ ले, या वॉशिंगटन पूछ ले, या फिर आपको अमेरिका पूछ ले, तो आपका जवाब क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके मुख्यालय के बाद। यहां तक हो गया हमारा इसका मुख्यालय। मुख्यालय के बाद हम बात करते हैं इसके संस्थापक की। इसके संस्थापक कौन है? इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक की अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां से, तो संस्थापक में एक नाम आता है जॉन कोटनडाना। जॉन कोटनडाना, कोटनडाना, जॉन कोटनडाना का नाम आपने सुना होगा। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय क्या किया है? इन लाइब्रेरीज को दिया है, इस पुस्तकालय विज्ञान को दिया है। ठीक है। लाइब्रेरीज के क्षेत्र में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जॉन कोटनडाना जो है वो एएलए के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्लोरिडा लाइब्रेरी, स्प्रिंगफील्ड लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क लाइब्रेरी, इन सारे में ये क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे जॉन कोटनडाना। ठीक है। जॉन कोटनडाना के अलावा अगर मैं बात करूं यहां से तो इनके साथ 20 अमेरिकी पुस्तकालय अध्यक्ष भी उस समय मौजूद थे। कितने? 20 अमेरिकी पुस्तकालय अध्यक्ष, 20 अमेरिकी पुस्तकालय अध्यक्ष।
20 अमेरिकी पुस्तकालय अध्यक्ष से इसको निर्माण करने में, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो 20 पुस्तकालय अध्यक्षों के अलावा जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो किसकी रहती है भाई? जॉन कॉटन डाना की रहती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, आगे हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, कि इसका प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूंगा यहां से, प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष में भी दोस्तों आपको एक नाम सामने आता है, वो आता है जॉन कॉटन डाना का। ठीक है, जॉन कॉटन डाना का, जॉन कॉटन डाना। ये जॉन कॉटन डाना जो है दोस्तों इसके पहले यानी कि इसके प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट सन 1909 से लेकर सन 1909 से लेकर सन 1911 तक वह इस पद पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, उसकी बात हम यहां से शामिल करेंगे। वर्तमान में अध्यक्ष में नाम आता है कैथरीन लवली वेल्च। वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूं तो यहां से कैथरीन लवली वेल्च नामक जो महिला है उसका नाम यहां से हमारे सामने आता है कि वर्तमान में उसके क्या है, अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूंगा यहां से, वर्तमान अध्यक्ष की। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष में आपको ध्यान रखना है कैथरीन लवली, कैथरीन लवली वेल्च, कैथरीन लवली वेल्च। कैथरीन लवली वेल्च इसके क्या है, वर्तमान समय में अध्यक्ष है। कार्यकाल की अगर हम बात करें यहां से तो सन 2021 से लेकर 2022 तक वो इस पद पर क्या है भाई, कार्यरत है। ठीक है, बहुत ही माइनर बातें हैं, डीपली बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसी प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट जैसे एग्जाम है तो यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कैथरीन लवली वेल्च के बाद की, यानी कि इनसे पहले इसका अध्यक्ष कौन था, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कैथरीन लवली वेल्च से पहले की अगर दोस्तों बात करूं यहां से, तो यहां से एक नाम सामने आता है कैथरीन लवली वेल्च से पूर्व है, तो उनका नाम है दोस्तों तारामरे ग्रीव। यानी कैथरीन लवली वेल्च से पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, तो पूर्व अध्यक्ष की अगर हम बात करें यहां से तो नाम आता है तारामरे ग्रीव। नाम क्या सामने आता है, तारामरे ग्रीव, तारामरे ग्रीव, तारामरे ग्रीव, जिनका कार्यकाल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 2020 से 2021 तक वो इस पद पर कार्यरत थे। ठीक है, ये कैथरीन लवली वेल्च जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, और ये कहां की है दोस्तों, ये कनाडा की है। ठीक है, कनाडा यानी कि ये यूएसए की रहने वाली है। ठीक है, और ये एक महिला है। इसके बाद दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूछ लिया जाए कि एसएलए के जो भी अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, उनका टाइमिंग पीरियड कितना होता है, तो उसका आपको इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है कि इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों, इस अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल वो केवल और केवल वर्तमान समय में 1 वर्ष का होता है। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में भी बताया था, वो प्रश्न पूछा गया था, और यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है कि एसएलए के अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है। तो ये बात हो गई हमारे यहां से अध्यक्ष की। वर्तमान अध्यक्ष की हम बात कर चुके हैं, प्रथम अध्यक्ष की हम बात कर चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष जॉन कॉटन डाना जो कि सन 1909 से लेकर 1911 तक इस पद पर रहते हैं, और वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूं तो कैथरीन लवली वेल्च जो कि 2021 से 22 तक इस पद पर कार्यरत है। उनसे पूर्व की बात हम कर चुके हैं, तारामरे ग्रीव जो कि 2020 से 21 तक इस पद पर कार्यरत है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, यहां से छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं को हम शामिल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि एसएलए के सदस्यों के बारे में। अगर मैं सदस्यों की यहां से बात करूं, इसके सदस्य संख्या की बात करूं तो लगभग 75 से भी अधिक देश, 75 से भी अधिक देश इसके वर्तमान में क्या है भाई, इसके सदस्य हैं। 75 से भी अधिक देश इसके वर्तमान में क्या है, सदस्य है। साथ ही आपको पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएलए, एसलीब, यूनेस्को, इन सब की टैगलाइन के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है इसकी टैगलाइन की।
इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? तो इसकी टैगलाइन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन इसकी क्या है? टैगलाइन है। कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग पीपुल्स एंड इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग पीपुल्स एंड इंफॉर्मेशन इसकी क्या है भाई? टैगलाइन है। ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखनी है। ये इसकी टैगलाइन है। एसलिप की टैगलाइन मैंने आपको पहले बताई है। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एसलिप की टैगलाइन है। अगर मैं यहां से बात करूं एसलिप की, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। यूनेस्को की टैगलाइन मैंने आपको बताई है। यूनेस्को की टैगलाइन वर्ल्ड हेरिटेज इज, हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज इज ओवर हेरिटेज। ये टैगलाइंस आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहां से, तो एसएलए की 50वीं वर्षगांठ के बारे में हम बात करेंगे। एसएलए की 50वीं वर्षगांठ जो है दोस्तों, वो सन 1959 में मनाई गई थी। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 50वीं वर्षगांठ, एसएलए की 50वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ ये कब मनाई गई थी? तो दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 50वीं वर्षगांठ 1959 में मनाई गई थी। और जब ये वर्षगांठ मनाई गई थी उस समय एसएलए द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, लगभग 120 पृष्ठों की। कितने पृष्ठों की? 120 पृष्ठों की एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। उस पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तक का नाम है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इट्स 50, इट्स फर्स्ट 50 इट्स फर्स्ट 50 ईयर्स 1909 से 1959। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? इस पुस्तक का नाम था। और ये पुस्तक जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी एसएलए के द्वारा। एसएलए इस पुस्तक को प्रकाशित करता है कब? तो ये सन 1959 में प्रकाशित करता है, 1959 में प्रकाशित करता है। और इस पुस्तक का नाम जो है दोस्तों वो आपको यहां से ध्यान रखना है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इट्स फर्स्ट 50 ईयर्स 1999 से 1959। और ये पुस्तक कितने पृष्ठों में थी दोस्तों? ये पुस्तक 120 पृष्ठों में प्रकाशित की गई थी। आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहां से, एक पुस्तक जो होती है, एक ऑथेंटिक जो बुक होती है, वो कितने पृष्ठों में होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये जो बताया गया है एक ऑथेंटिक पुस्तक के बारे में, वो बताने वाला कौन है? यूनेस्को है। यूनेस्को क्या कहता है दोस्तों? अगर कोई पुस्तक जिसमें 49 या इससे अधिक पृष्ठ है तब तो वो क्या कहलाती है? तब तो वो एक पुस्तक कहलाती है, अन्यथा वो क्या है? एक पंपलेट है। तो आपको यहां से ये माइनर बातें भी ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, एसएलए की 50वीं वर्षगांठ हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे एसएलए की 100वीं वर्षगांठ। एसएलए की 100वीं वर्षगांठ, 100वें नंबर की जो वर्षगांठ है, 100वीं वर्षगांठ। और ये कब मनाई गई थी? इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। 100वीं वर्षगांठ और इस बनाई गई थी सन 2009 में। ठीक है, इसका गोल्डन जुबली ईयर मनाया गया था सन 2009 में, यानी कि 100वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा यहां से एसएलए के द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सम्मेलन जो कि वार्षिक सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, वार्षिक सम्मेलन। और ये वार्षिक सम्मेलन जो है दोस्तों वो किस नाम से जाने जाते हैं, उनकी बात हम यहां से शामिल करेंगे। तो उनको किस नाम से जाना जाता है? एसएलए एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड इन्फो एक्सपो के नाम से ये जाने जाते हैं। एसएलए
एनुअल कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस, SLA एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड इन्फो एक्सपो, इन्फो एक्सपो, इन्फो एक्सपो। और ये SLA इन्फो एक्सपो जो है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष जून माह में आयोजित किया जाता है। ये प्रोग्राम किस माह में, तो आपको ध्यान होना चाहिए सन, ये प्रत्येक वर्ष जून माह में, यानी कि गर्मियों में, यह ग्रीष्मकालीन जो समय होता है उसमें ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। SLA एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड इन्फो एक्सपो के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ एक कॉन्फ्रेंसेज की, जैसे कि सन 2017 की जो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो आयोजित की गई थी फिनिक्स में। 2018 की मैं बात करूं दोस्तों, 2018 में ये आयोजित की गई थी बाल्टीमोर में, बाल्टीमोर जो कि कहां पड़ता है, बाल्टीमोर मैरीलैंड में, ठीक है, बाल्टीमोर मैरीलैंड में आयोजित की गई थी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 की जो है दोस्तों वो क्लीवलैंड में आयोजित की गई थी, क्लीवलैंड में, ठीक है, क्लीवलैंड जो कि कहां पड़ता है आपका, ओहियो में, क्लीवलैंड ओहियो में यह आयोजित की गई थी। 2020 की बात करूं मैं यहां से, 2020 और 2021, तो ये दोनों जो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, ये आभासी रूप में यानी कि वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं ये ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी, ठीक है। 2020 और 21 की बात गई यहां से। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2022 की जो कॉन्फ्रेंस है वो नॉर्थ कैरोलिना USA में आयोजित की गई थी। कहां पर, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना USA में, नॉर्थ कैरोलिना USA में आयोजित की गई थी। ये कॉन्फ्रेंसेज आपको ध्यान रखनी है। 2017 की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां आयोजित होती है, वो होती है फिनिक्स में, ठीक है। 2018 की बाल्टीमोर मैरीलैंड में, 2019 की क्लीवलैंड ओहियो में, 2020 और 21 की जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑनलाइन, वर्चुअल या फिर आभासी रूप में आयोजित की जाती है। 2022 की अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये नॉर्थ कैरोलिना USA में आयोजित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से ये बातें ध्यान होनी चाहिए। आगे मैं बात करूं इसी से रिलेटेड, और अगर मैं बात करूं यहां से इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार के बारे में, कौन कौन से पुरस्कार इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो पुरस्कार की हम बात करेंगे यहां से। पुरस्कार, पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम आता है यहां से जॉन कॉटन डाना अवार्ड, जॉन कॉटन डाना अवार्ड, कॉटन डाना अवार्ड, जॉन कॉटन डाना अवार्ड। दोस्तों इस अवार्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ALA भी एक अवार्ड प्रदान करता है जॉन कॉटन डाना के नाम से। उसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा SLA भी ये अवार्ड प्रदान करता है, जॉन कॉटन डाना अवार्ड। और ये जॉन कॉटन डाना का अवार्ड का जो प्रारंभ है दोस्तों, वो किस वर्ष किया गया था, तो इसके प्रारंभ की, मैं इसकी शुरुआत की बात करूंगा। इसकी प्रारंभ की बात करें तो सन 1979 में इसका प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों मैं बात करूं तो यह SLA के जो भी सदस्य हैं, उन सदस्यों को, SLA के सदस्यों को असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, सदस्यों को असाधारण सेवा के लिए, असाधारण सेवा के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है, SLA के सदस्यों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां से, तो दोस्तों ये SLA का सर्वोच्च सम्मान है। अगर SLA के पास कोई पुरस्कार या कोई सम्मान है ऊंचे स्तर का, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो जॉन कॉटन डाना अवार्ड है, ठीक है। तो ये SLA का क्या है दोस्तों, SLA का सर्वोच्च सम्मान है, SLA का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। ये हो गया इसका फर्स्ट पुरस्कार। शुरुआत होती है सन 1979 में। और बात करूं यहां से दोस्तों सन 1979 की बाद की, तो क्या नाम आता है आपके सामने, आपके सामने नाम आता है कि SLA के सदस्यों को असाधारण प्रकार की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ यह SLA का क्या है, SLA का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि असाधारण कार्य के लिए किसको प्रदान किया जाता है दोस्तों, SLA के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। आगे हम इसके बाद सारी बातें करेंगे। इसके सदस्यता हम किस प्रकार ले सकते हैं, किस प्रकार इसकी सदस्यता इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों के लिए मिलती है, सारी बातें बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। दूसरा अवार्ड आता है SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड। दूसरा पुरस्कार कौन सा है आपका, SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड, SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड।
SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड, ये 2 नंबर का अवार्ड है। तीसरे नंबर के अवार्ड की मैं बात करूं तो यहां से जेम्स एम मातारोजो अवार्ड है, जेम्स एम मातारोजो। जेम्स एम मातारजो अवार्ड। तीसरा जो अवार्ड कौन सा है, जेम्स एम मातारजो अवार्ड। इसके साथ ही चौथे नंबर का जो अवार्ड है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम जाना जाता है रोज एल वॉरमेकर अवार्ड। रोज एल वॉरमेकर अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है, रोज एल वॉरमेकर अवार्ड। अगर मैं बात करूं इसी के अलावा एक और अवार्ड की, 5वें नंबर के अवार्ड की, तो 5वें नंबर का जो अवार्ड है दोस्तों, उसको जाना जाता है साक मेरिट अवार्ड, साक मेरिट अवार्ड। साक मेरिट अवार्ड, ये साक मेरिट अवार्ड भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो ये SLA के द्वारा प्रदान किया जाता है। साक की फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसकी फुल फॉर्म यहां से नोट कर देता हूं। साक की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्टूडेंट एंड एकेडमिक अफेयर्स, एकेडमिक अफेयर्स, स्टूडेंट एंड एकेडमिक अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट एंड एकेडमिक अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल के नाम से एक अवार्ड प्रदान किया जाता है। अवार्ड प्रदान करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो वो भी SLA करता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहां से इसी साक अवार्ड की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये अवार्ड प्रतिवर्ष SLA के 5 नए सदस्यों को प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष SLA के 5 नए सदस्यों को प्रदान किया जाता है, नए सदस्यों को प्रदान किया जाता है। तो ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखने वाली है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहां से, देखिए पुरस्कार की बात हमने शामिल की यहां से जॉन कॉटनडाना अवार्ड, जिसका प्रारंभ 1979 से किया जाता है। साथ ही SLA के ऐसे सदस्य जो असाधारण प्रकार का कार्य करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये SLA का क्या है, एक सर्वोच्च सम्मान है। दूसरी बात हमने यहां से की, SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जेम्स एम मातारजो अवार्ड, RL वॉरमेटकर अवार्ड, इसके अलावा साक मेरिट अवार्ड यानी कि स्टूडेंट एंड एकेडमिक अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल नाम से भी एक अवार्ड प्रदान किया जाता है। और ये अवार्ड प्रतिवर्ष SLA के 5 नए मेंबर्स को प्रदान किया जाता है, जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए ये। अब बात करते हैं SLA के प्रकाशनों के बारे में। प्रकाशन की दोस्तों मैं यहां से बात करूंगा, प्रकाशन SLA कौन कौन से प्रकाशन जारी करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, स्पेशल लाइब्रेरीज के नाम से एक प्रकाशन जारी होता है, किसका, SLA का। स्पेशल लाइब्रेरीज के नाम से एक प्रकाशन जारी होता है, उनकी बात हम यहां से शामिल करेंगे। तो इसका प्रकाशन की बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरीज के नाम से एक प्रकाशन जारी होता है, कौन सा, स्पेशल लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज। ये स्पेशल लाइब्रेरी जो प्रकाशन है दोस्तों कौन करता है, SLA करता है। और ये क्या है दोस्तों, एक पत्रिका है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये क्या है, एक पत्रिका है। इसका प्रारंभ किस वर्ष होता है, शुरुआत की हम बात करेंगे, इसके प्रारंभ की बात करेंगे या इसके प्रथम प्रकाशन की बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सन 1910 में। 1910 में इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकाशन को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। बंद करने का जो कार्य है वो किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों ये 1996 में कर दिया गया था। 1996 में इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों, बंद कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं यहां से दूसरे पुरस्कार की, तो दूसरे प्रकाशन की, तो दूसरे नंबर का जो प्रकाशन आता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि स्पेशल लाइब्रेरीज के नाम से एक पत्रिका जारी की जाती है। कौन करता है, SLA करता है। यहां से जारी करने का कार्य है SLA का है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको प्रारंभ करता है सन 1910 में और 1996 में इसको बंद कर देता है। लगभग 86 साल तक ये पत्रिका जारी रहती है, उसके बाद में ये पत्रिका किसी कारणवश बंद कर दी जाती है। आगे हम बात करेंगे इसी पत्रिका से रिलेटेड। इस पत्रिका में देखो किस प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों, एक तो सूचीकरण, इसमें सूचीकरण,
सूचीकरण, सूचीकरण के साथ में ही दोस्तों अनुक्रमणीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण और विशेष पुस्तकालय संघ, और विशेष पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय संघ, विशेष पुस्तकालय संघों से रिलेटेड क्या करते हैं दोस्तों, विशेष पुस्तकालय संघों से संबंधित लेख प्रकाशित किए जाते हैं, संबंधित लेख प्रकाशित किए जाते हैं, लेख प्रकाशित किए जाते हैं किसमें, तो ये प्रकाशित किए जाते हैं इस पत्रिका में, स्पेशल लाइब्रेरी के नाम से जो पत्रिका प्रारंभ की गई है। अब देखिए आगे मैं बात कर रहा हूं यहां से इसके दूसरे प्रकाशन की। इसके दूसरे प्रकाशन में अगर मैं दोस्तों बात करूं तो दूसरे प्रकाशन का नाम है इंफॉर्मेशन आउटलुक, इंफॉर्मेशन आउटलुक, इंफॉर्मेशन आउटलुक। और इस इंफॉर्मेशन आउटलुक की जो शुरुआत है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की जाती है वो भी आपको यहां से ध्यान रखना है। इसको शुरू करने का जो कार्य है दोस्तों वो कब किया जाता है, तो इसको शुरू करने का जो कार्य है वो 1997 में किया जाता है। 1997 में ये पत्रिका शुरू कर दी जाती है, सन 2020 के आते आते ये पत्रिका बिल्कुल बंद कर दी जाती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो ये पत्रिका का जो आवृत्ति है, जो प्रकाशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो द्विमासिक है, बाई मंथली ये प्रकाशित किया जाता है। तो शुरू इसको कर दिया गया था 1997 में, और इसको बंद करने का जो कार्य है दोस्तों वो कर दिया गया था कभी 2020 में। आगे हम बात करें इसकी आवृत्ति की, इसकी फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसकी आवृत्ति जो है वो द्विमासिक है। किस प्रकार की है, द्विमासिक है, 2 महीने से प्रकाशित होती है, या फिर हम कह सकते हैं बाई मंथली, बाई मंथली ये प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसके साथ ही आगे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो बात करेंगे इसके सदस्यता की, इसके सदस्यता हम किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों जॉन कॉटन डाना के बारे में, उनके लाइफ की जो बायोग्राफी है उसके बारे में हम यहां से चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी बायोग्राफी जैसे मेलविल डेवी की बायोग्राफी एलए में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जॉन कॉटन डाना की बायोग्राफी कहाँ इंपॉर्टेंट है, एसएलए में इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी के दूसरे पार्ट में हम फिर मिलेंगे, वहां भी इसी से रिलेटेड जो माइनर बातें हैं, जो डीपली बातें हैं, उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी यहां से कुछ बेहतरीन सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।